इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो पेपर होने वाला है बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में, उसके बारे में बात करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में बात करनी है, किस प्रकार से जो आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रहते हैं। पेपर का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि आपका जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, जैसे कि आपके प्लूटो हो गया, अरस्तु हो गया, उनसे जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहता है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है, वन बाय वन एक एक करके आपका जो है पांचों यूनिट में कंप्लीट करवा दूंगा। तो पांचों यूनिट के लिए अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए यूनिट फिफ्थ का, यूनिट फोर्थ का, थर्ड का, टू का और वन का, तो चारों पांचों यूनिट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन रहता है, एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बात करें पहले यूनिट की, तो यहाँ पर आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पर आपका जो टॉपिक रहने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, तो उनमें अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक आपका हो जाता है या पहली यूनिट जो हो जाती है वो रहती है आपके प्लूटो और अरस्तु के बारे में बात करनी है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, छोटे बड़े, और अगर हम बात करें दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपका यह जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका जो छोटे प्रश्नों में बात कर लेते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्नों में, तो यहाँ पर आपका जो प्लूटो और अरस्तु पे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लूटो के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात करें, पहला प्रश्न आपका हो जाता है कि प्लूटो की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम आपको बताने हैं। तो पहला आपको याद रखना है कि द रिपब्लिक, ये जो है आपका पहला नाम है। दूसरा की अगर हम बात करें तो आपके द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जो है आपको याद रखना है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा द स्टेटमेंट। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर प्लूटो के अनुसार जो आपके मानवीय आत्मा के तीन तत्व कौन से हैं, तो विवेक, यहाँ पर साहस, और अगर हम बात करें आपका यहाँ पर तृष्णा, ये आपका देखने को मिलता है। अगर हम बात करें न्याय, प्लूटो के न्याय का क्या अर्थ होता है, तो प्लूटो का क्या मानना है न्याय के बारे में, तो उनका जो न्याय का अर्थ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्लूटो के अनुसार जो है समाज के तीन वर्ग, शासक, सैनिक, उत्पाद, यहाँ पर हम बात करें द्वारा जो है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालना करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही यहाँ पर हम बात करें न्याय है। तो ये जो आपका न्याय का अर्थ हो जाता है प्लूटो का जो है बारे में। अगर हम बात करें एक बार और मैं बता देता हूँ, तो समाज में तीन वर्ग हैं, शासक हो गया, सैनिक हो गया और एक उत्पाद हो गया। द्वारा जो है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। प्लूटो के द्वारा जो न्याय का सिद्धांत यह दिया गया है। प्लूटो का जो दार्शनिक राजा किसे मानता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो जिसके पास सत्य का ज्ञान हो, निस्वार्थ हो और जिसमें विवेक का तत्व प्रधान हो, और वही प्लूटो का जो है दार्शनिक राजा कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लूटो ने साम्यवाद किन दो क्षेत्रों में लागू किया था। तो यहाँ पर आपका संपत्ति का जो साम्यवाद है और पत्नियों का जो साम्यवाद है, इसके बारे में बात करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अरस्तु से प्रश्न। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो छठा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जो जनक क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अरस्तु को ने जो आपके राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग किया था और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके 198 संवेदनों का यहाँ पर आपका तुलनात्मक अध्ययन किया था। ये जो है आपका, इसलिए उसको यहाँ पर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु के अनुसार जो है राज्य क्या है, तो अरस्तु के अनुसार जो है राज्य का अगर हम बात करें तो राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना है। अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अरस्तु ने जो आपके क्रांति का क्या अर्थ बताया है, तो अरस्तु के लिए जो है संविधान में होने वाला छोटा या फिर बड़ा कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। ये आपका रेवोल्यूशन का अर्थ हो जाता है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने जो आपके शासन का सबसे अच्छा व्यवहारिक रूप क्या है, तो अरस्तु के अनुसार जो आपके शासन का सबसे अच्छा व्यवहार या फिर अच्छा व्यवहारिक रूप क्या है, तो यहाँ पर आपका पॉलिटिक या फिर मध्यम वर्ग का शासन जो है, यहाँ पर हम बात करें स्वर्णिम माध्यमान के सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर पॉलिटी का जो यहाँ पर या फिर अगर हम बात करें मध्यम वर्ग का शासन जो है आपका सबसे अच्छा व्यवहारिक रूप मानते हैं अरस्तु। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10वां प्रश्न रहने वाला है कि आपका अरस्तु के दास या फिर अगर हम बात करें जो स्लेवरी संबंधित विचार हैं वो क्या है उसके बारे में बात करना है। तो अरस्तु दास को प्राकृतिक और अनिवार्य मानता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो दास प्रथा है या फिर दासता है उसको प्राकृतिक और अनिवार्य मानते हैं अरस्तु। उनके अनुसार जो आपके जो व्यक्ति बुद्धि से असक्षम है और केवल शारीरिक श्रम कर सकता है वह स्वभाव से ही दास है। यानी कि अगर हम बात करें शारीरिक श्रम कर सकता है और वो स्वभाव से ही दास हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बुद्धि से असक्षम और केवल यहाँ पर अगर हम बात करें शारीरिक श्रम कर सकता है तो वो आपका यहाँ पर स्वभाव से ही दास होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें अरस्तु के अनुसार जो शासन का सबसे अच्छा व्यावहारिक रूप क्या है तो यहाँ पर मध्यम वर्ग का जो शासन होता है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े प्रश्नों के बारे में, लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में। यूनिट फर्स्ट में प्लूटो और आपके यहाँ पर हम बात करें अरस्तु के लिए कौन कौन से लघुत्रात्मक प्रश्न हो जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि प्लूटो ने के जो शिक्षा सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्लूटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उनके आदर्श राज्य का आधार जो है जो राज्य नियंत्रण और आजीवन चलाने वाली अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। जिसका इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपके नागरिकों में न्याय सद्गुण और आपकी आत्मा का विकास कर दार्शनिक राजा तैयार करना है। यह शिक्षा प्रणाली स्त्री पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर समान है और आपके शारीरिक और बौद्धिक विकास का संतुलन बनाती है। प्लूटो के शिक्षा सिद्धांतों की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें कौन कौन सी विशेषता हो जाती है और उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्य का जो राज्य द्वारा नियंत्रण शिक्षा, जो भी आपका यहाँ पर शिक्षा है वो राज्य द्वारा दिया जाता है। तो ये जो आपके यहाँ पर अगर हम बात करें क्या पूछा गया है ये आपको पता होना चाहिए कि प्लूटो के जो शिक्षा सिद्धांत थे उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो राज्य है उसके द्वारा शिक्षा पर नियंत्रण होना चाहिए, ये आपके मानता है यहाँ पर प्लूटो। और आजीवन प्रक्रिया, तो यहाँ पर हम बात करें आपके आजीवन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो शिक्षा केवल बचपन तक सीमित नहीं रखनी चाहिए बल्कि आजीवन चलानी चाहिए, चलने वाली प्रक्रिया है जो आत्मा का परिपोषण करती है, दार्शनिक शासक का जो निर्माण करती है। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसोफर किंग तैयार करना है। विवेकपूर्ण शासन कर सकता है वो। स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें समान जो है ज्ञान प्रदान किया जाए। अगर हम बात करें दो चरण, यहाँ पर अगर हम बात करें दो चरणों में आपकी शिक्षा दी जानी चाहिए अरस्तु के अनुसार। यहाँ पर हम बात करें प्लूटो के अनुसार तो प्लूटो के अनुसार आपके दो चरणों में शिक्षा देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा जो होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक्स, मैथ्स, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी उच्च शिक्षा में। और अगर हम बात करें आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें व्यायाम, यहाँ पर हम बात करें म्यूजिक्स आर्ट्स पर जोर दिया जाना चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी कि आपका चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए, ये जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाएगा आपका योग्यता पर का जो है योग्यता या फिर हम बात करें योग्यता पर आधारित, जो भी आपका शिक्षा होती है वो योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा का अभाव होता है तो प्लूटो की शिक्षा योजना में उत्पादक वर्ग के लिए कोई विशेष तकनीकी शिक्षा शामिल नहीं है, ये केवल आपके संरक्षक वर्ग के लिए थी, ये जो आपका रहने वाली है। निष्कर्ष अगर हम बात करें तो प्लूटो शिक्षा को समाज में सामंजस्य स्थापित करने और आपके आदर्श राज्य के नागरिकों को कर्तव्यपरायण बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन मानते हैं, ये आपका रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्लूटो का साम्यवाद, जो यहाँ पर आपका सिद्धांत है उसके बारे में बात करनी है। तो प्लूटो के अनुसार जो आपकी संपत्ति और आपके यहाँ पर पत्नियों के साम्यवाद पर प्लूटो के क्या विचार है उसको संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। तो प्लूटो का जो साम्यवाद है वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए जो संरक्षक वर्ग यानी कि शासक और सैनिक के लिए निजी संपत्ति और परिवार के निषेध का सिद्धांत है, जो अपनी पुस्तक रिपब्लिकन में वर्णित है। इसका उद्देश्य है आपके भ्रष्टाचार, भाईपतिवाद और स्वार्थ को समाप्त करना, शासकों को निस्वार्थ भाव से राज्य सेवा के लिए समर्पित करना, यह आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संपत्ति का साम्यवाद। तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आपका निजी संपत्ति का जो निषेध है। प्लूटो के अनुसार जो आपके संरक्षक वर्ग के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वे सोना और चांदी को स्पर्श नहीं करेंगे, सामान्य भोजनालय में भोजन करेंगे। तो ये जो आपका यहाँ पर हम बात करें संपत्ति का यहाँ पर साम्यवाद हो जाता है प्लूटो के अनुसार। यहाँ पर कम्युनलिज्म के बारे में आपका डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्लूटो। तो वो बताते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद किस प्रकार से होना चाहिए।
निजी संपत्ति का जो है निषेध किया गया है। संरक्षक वर्ग यानी कि शासक और सैनिक के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोने चांदी के को जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए। सामान्य भोजनालय में जो है भोजन करना चाहिए। सामूहिक जीवन जीना चाहिए। सैनिक शिविर के समान ही सामूहिक जीवन व्यतीत करेंगे। यह जो आपका यहाँ पर संरक्षक वर्ग हो जाएगा। जो भी आपका संरक्षक वर्ग यानी कि आपका प्रोटेक्टर क्लास होती है उसको यहाँ पर करना होता है। ज़्यादा धन यहाँ पर एकत्रित नहीं करना चाहिए। उद्देश्य जो है आपके आर्थिक स्वार्थ को हटाकर केवल राज्य के प्रति वफादार यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें भ्रष्टाचार रहित भाई भतीजावाद रहित यहाँ पर शासन को यहाँ पर बताना और संपत्ति का साम्यवाद करना, ये जो आपके प्लूटो का उद्देश्य हो जाता है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हो जाता है पत्नियों का या फिर परिवार का साम्यवाद। तो परिवार का जो निषेध, अगर हम बात करें आपकी संरक्षक वर्ग के लिए स्थायी विवाह निजी परिवार का निषेध है। ना तो कोई स्त्री किसी पुरुष की पत्नी होगी और ना ही कोई पुरुष किसी स्त्री का पति होगा। ये आपका यहाँ पर कम्युनलिज्म में यहाँ पर अगर हम बात करें जो फैमिली होती है वो यहाँ पर बताई गई है। सुजनन विज्ञान, तो यहाँ पर स्वास्थ्य और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर हम बात करें जो स्वस्थ और आपके श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए जो है राज्य ही पुरुष और स्त्री का जो है मिलन तय करेगा। तो जो स्त्री या और पुरुष का जो भी आपका यहाँ पर मैरिज होगी वो आपका राज्य यानी कि स्टेट तय करता था। और हम बात करें बच्चों का पालन पोषण, जो आपके जन्म के बाद बच्चों को जो है माता पिता से अलग कर दिया जाएगा। ये आपका प्लूटो का मानना था। वे बच्चों को जो है नहीं जानेंगे यानी कि हम बात करें वे बच्चों को नहीं जानेंगे। और हम बात करें वे बच्चे जो है माता पिता को नहीं जानेंगे। पूरा समाज एक परिवार के रूप में काम करेगा। यानी कि अगर हम बात करें मान लो आपको किसी से लगाव हो जाने के बाद अगर हम बात करें आप में लोभ आ जाता है और इससे क्या होता है कि यहाँ पर साम्यवाद में कमी आती है। कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्लूटो जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से जो है आपकी कुछ बातें कहते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से होगा। राज्य जो है बच्चों का पालन पोषण करेगा। यहाँ पर हम बात करें दूर कर दिया जाता है, ना ही बच्चा अपने माता पिता को जानता है और माता पिता ही ना ही बच्चे को जानते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें उद्देश्य जो है आपके व्यक्तिगत मोह को दूर करना है। और हम बात करें स्त्री पुरुष के संबंधों को जो है सामाजिक स्तर पर सम्मान बनाना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य निष्कर्ष क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न रहने वाला है कि अरस्तु के जो है दास्ता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में बात करनी है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संस्था। अरस्तु के अनुसार जो है दास्ता एक प्राकृतिक मानते हैं वो, यानी कि जो भी यहाँ पर दास्ता है वो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राकृतिक है, यानी कि आपका जो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल जो होती है वो दास्ता होती है। उनके अनुसार जो है प्रकृति ने कुछ लोगों को शासन करने के लिए जो है बुद्धि दी है और कुछ लोगों को यहाँ पर सेवा करने के लिए जो है शारीरिक रूप से बलवान बनाया है। तो यहाँ पर हम बात करें कुछ लोगों को यहाँ पर आपके पावर दी गई है और कुछ लोगों के पास यहाँ पर शारीरिक पावर दी गई है। तो ये आपके प्राकृतिक संस्थाएं हो जाती है। उपयोगिता की अगर हम बात करें तो ये स्वामी और दास दोनों ही के लिए उपयोगी है। स्वामी को अवकाश मिलता है और हम बात करें ताकि वह राज्य के कार्यों पर ध्यान दे सकें, और दास को यहाँ पर अगर हम बात करें स्वामी की संगति में रहकर विवेक सीखने का जो है अवसर मिलता है। तो यह उपयोगिता हो जाती है। अगर हम बात करें ये स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी हो जाता है। स्वामी को अवकाश मिलता है और हम बात करें ताकि जो है कोई भी कार्य होता है वो उस राज्य कार्य पर ध्यान दिया जा सके। और दास को यहाँ पर हम बात करें दास को जो है स्वामी के साथ रहने का मौका मिलता है, उसकी संगति को देखने को मौका मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत भी यहाँ पर हम बात करें विवेक या सीखने का जो अवसर मिलता है वो यहाँ पर हम बात करें दास को भी मिल जाता है। इस प्रकार से रहता है। मानवीय दृष्टिकोण अरस्तु ये भी मानते हैं कि दास के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और यदि दास विवेक जागृत हो जाता है तो उसको मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर दास के पास थोड़ी बहुत भी बुद्धि आ जाती है तो उसको मुक्त कर देना चाहिए। ये आपका अरस्तु के जो है अनुसार आपका दास्ता सिद्धांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका अरस्तु द्वारा जो है किए गए संविधानों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो क्या रहा है आपकी अरस्तु द्वारा जो कोई भी जो संविधान है उसका अध्ययन किया गया था तो किस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अरस्तु ने जो है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यहाँ पर अगर हम बात करें 158 देशों के संविधान का अध्ययन करके शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है। उन्होंने जो आपके शासकों की संख्या एक, कुछ, अनेक और आपकी शासन के मुख्य जो है आपके उद्देश्य
के आधार पर अगर हम बात करें 6 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण किया है, जिसमें अगर हम बात करें शुद्ध यानी कि आदर्श और यहाँ पर अगर हम बात करें अनादर्श यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। कौन कौन उससे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 6 प्रकार के राज्य जो जिसमें आपके संविधान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अरस्तु के अनुसार जो आपके वर्गीकरण का जो आधार है, मुख्य आधार सिद्धांत जो है स्क्रीन पर आप देखते हैं यहाँ पर संख्या और यहाँ पर नीति। शासन की जो शक्ति कितने लोगों के पास होगी, यहाँ पर एक, कुछ या अनेक, ये जो है आपके संख्या के आधार पर जो है वर्गीकरण हो जाएगा। नीति के आधार पर अगर हम बात करें शासक कितने हित के लिए कार्य कर रहा है, स्वार्थ या निजी यहाँ पर आपका यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर हम बात करें क्या उद्देश्य शासक का जो उद्देश्य है वो क्या यहाँ पर स्वार्थ है या फिर उसका यहाँ पर निजी स्वार्थ तो नहीं है, जनहित के लिए है, ये भी आपकी नीति होती है। इसके आधार पर भी आपका जो वर्गीकरण किया गया था वो अरस्तु ने किया था। यहाँ पर हम बात करें संविधानों में, अगर हम बात करें 6 प्रकार का यहाँ पर आपके शासन प्रणाली उन्होंने बताया था। 3 शुद्ध और 3 विकृत के बारे में उन्होंने बताया था किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, यहाँ पर जो गुट तंत्र यानी कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। कुलीन तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका विकृत रूप से जहाँ कुछ अमीर लोगों के स्वार्थ के लिए जो आपके शासन होता है, तो यहाँ पर आपका अशुद्ध मतलब 3 अशुद्ध हैं और 3 विकृत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें 3, यहाँ पर हम बात करें शुद्ध हैं और 3 अशुद्ध हैं, 3 विकृत हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विकृत को आप अशुद्ध भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विशेषता की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से रहता है, यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर संविधान की, तो यहाँ पर आपका अरस्तु का यहाँ पर सबसे अच्छा शासन रूप जो है पॉलिटी है, और जो कुलीन तंत्र और यहाँ पर लोकतंत्र का जो मिश्रित रूप है, जिसमें अगर हम बात करें आपकी मध्यम वर्ग की भूमिका अहम होती है। तो यहाँ पर हम बात करें आपके अरस्तु के अनुसार जो है इसमें पॉलिटी का जो दे रखा है उसमें यहाँ पर सबसे अच्छा माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट दे रखा है, उन्होंने तानाशाही का वो सबसे बुरा यहाँ पर अगर हम बात करें माना है, तो यहाँ पर आपका जो भी तानाशाही का दे रखा है वो सबसे बुरा माना है आपकी। यहाँ पर हम बात करें निरंकुश जो होता है, निरंकुशता जो होती है उसको बुरा माना है आपके अरस्तु ने, ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु के अनुसार जो शासन व्यवस्था एक चक्र में बदलती है, तो ये चक्र चलता रहता है। पहले राजतंत्र आता है, फिर यहाँ पर हम बात करें निरंकुशता आती है, और हम बात करें निरंकुशता के बाद कुलीन तंत्र आता है। कुलीन तंत्र के बाद आपके यहाँ पर अधिनायक तंत्र आता है, और अधिनायक तंत्र के बाद आपका पॉलिटी आता है, उसके बाद आपका लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र आने के बाद वापस राजतंत्र आ जाता है। तो ये चक्र जो है वापस चलता रहता है। यानी कि अगर हम बात करें अभी आज से 200 साल पहले अगर आप देखोगे तो उस समय राजा था, राजतंत्र था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप आई। डिक्टेटरशिप मतलब आपका यूँ समझ लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तानाशाह में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जर्मनी का जो हिटलर है वो यहाँ पर तानाशाह मान सकते हो। कुलीन तंत्र का मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं समाज में, उनके पास ज़्यादा पावर है। मान लो अगर हम बात करें यहाँ पर अंबानी हो गया या फिर अड्डानी हो गया, ये जो है कुलीन तंत्र है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये कुलीन तंत्र है जो कि यहाँ पर आपका काम कर रहा है। धनिक तंत्र ये भी आपका वही हो जाएगा। कुलीन तंत्र में तो आपका जो राज परिवार है, जैसे कि आपका यहाँ पर अगर बात करें जिसके पास परिवार से सत्ता प्राप्त हो रही है। कुलीन तंत्र में अगर हम बात करें जैसे कि गांधी परिवार है, तो उसमें भी आपको कुलीन तंत्र देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे जो पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं जिसमें आपके कुलीन तंत्र देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें धनिक तंत्र की अगर हम बात करें, तो कुलीन तंत्र के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका आता है धनिक तंत्र, जो कि आपके यहाँ पर अंबानी हो गए। ये जो है ज़्यादातर पावर इनके पास होती है जो सरकार को भी बदल सकती है। इसके बाद आता है आपका पॉलिटी। तो धनी तंत्र के बाद एक पॉलिटी आता है, और पॉलिटी के बाद यहाँ पर आपका लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र आने के बाद अगर हम बात करें वापस जो है समाज जो है राजतंत्र की ओर जाता है। अगर हम बात करें क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आपका राजतंत्र होता है, उसके समय के साथ ये परिवर्तित होकर आपका निरंकुशता आती है। निरंकुशता परिवर्तित होकर आपका वापस कुलीन तंत्र आता है, और ये परिवर्तन ये जो है चक्र चलता रहता है। यानी कि पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पर ये जो तंत्र है इस प्रकार से चलता रहता है। लोकतंत्र आने के बाद वापस राजतंत्र में बदल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा अरस्तु की जो क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालना है। तो कौन कौन से कारण हो जाते हैं, तो मूल कारण तो होता है असमानता, अन्याय। सामान्य कारण जो है आपका जो है शासकों की दुष्टता, लोभ की लालसा, सम्मान की इच्छा, डर जो सत्ता को खोने का होता है। अगर हम बात करें विशिष्ट कारण, अलग अलग शासन प्रणालियों के लिए अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र में वामपंथी नेताओं का प्रभाव। उपाय क्या हो जाता है, तो अरस्तु ने सुझाया कि मध्यम वर्ग को शक्ति दी जानी चाहिए। यानी कि जो भी यहाँ पर
यहाँ पर मिडिल क्लास वर्ग जो है उसको यहाँ पर पावर देनी चाहिए, ताकि वो जो है रूल ऑफ लॉ बनाए रखें, यहाँ पर कड़ी कड़ाई से लागू करे। अगर हम बात करें किस प्रकार से जो है बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूनिट फर्स्ट से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि आपके प्लूटो के जो आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है, उसको विस्तार से आपको समझाना है। तो प्लूटो के अनुसार जो आदर्श राज्य कौन सा बन सकता है, इसके बारे में हमने छोटे प्रश्न में पहले बात कर ली है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इतना कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर हम बात करें कौन कौन सी विशेषता हो जाती है, तो इसमें आपके दार्शनिक शासक किस प्रकार से रहता है, कार्य विभाजन और न्याय किस प्रकार से करता है शासक, राज्य नियंत्रण शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होती है, तो स्टेट कंट्रोल यहाँ पर आपके जो यहाँ पर एजुकेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कम्युनिज्म जो होता है परिवार और आपके यहाँ पर पत्नियों वाला, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो संपत्ति का जो साम्यवाद है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्त्रियों के लिए समान अवसर प्रदान करना, ये भी आपका यहाँ पर विशेषता हो जाती है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी आप यहाँ पर देख सकते हो और निष्कर्ष भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं, ये आपको कथन की पुष्टि करनी है। तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पुष्टि के कारण कौन कौन से हो जाते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया था उन्होंने, और वैज्ञानिक और अनुभव यहाँ पर अनुभवात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। 158वें जो है संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था उन्होंने। पॉलिटिक्स ग्रंथ की रचना की थी और अगर बात की आपके राजनीतिक अवधारणा को व्यवस्थित किया था। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं लगभग यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप पेपर का रिव्यू भी देख सकते हो। थर्ड सेमेस्टर वालों के भी एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन, और आपने पिछली बार भी अगर आपने यहाँ से पढ़ा होगा तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से पास भी हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पर अच्छी बात है। और आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो ये भी बढ़िया ठीक है। और अगर हम बात करें आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ये पीडीएफ पाने के लिए। तो इसी के साथ यह वीडियो आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ ये वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।